यूनिवर्स की फ्रीजिंग की बात की गई है। व्हाइट ड्वार्फ्स न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोल्ड एंड डार्क प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगा जहां सिर्फ ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और यहां तक कि स्पेस टाइम भी डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। Therefore, there will be another Big Bang. क्या आप जानते हैं कि जितने भी स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, पूरे गैलेक्सीज या यूं कहें कि पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट में समाया हुआ था? जी हाँ, आज से करीब 14 बिलियन ईयर्स पहले हमारा पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी यानी स्टेट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी एंड टेम्परेचर में था। इस दौरान मैटर, स्पेस और टाइम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। तभी अचानक इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धमाका हुआ। इस कॉस्मिक एक्सप्लोजन का नाम था बिग बैंग और यहीं से हमारा यूनिवर्स का जन्म हुआ। इस एक्सप्लोजन के तुरंत बाद यानी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड से भी कम टाइम में उस पॉइंट का इन्फ्लेशन हुआ। इसका मतलब हमारा यूनिवर्स एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड होने लगा यानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इस दौरान टेम्परेचर बहुत ही तेजी से ड्रॉप होने लगा और बेसिक पार्टिकल्स लाइक क्वार्क्स, लेप्टॉन्स एंड न्यूट्रिनोस का फॉर्मेशन हुआ। बाद में चलकर ये क्वार्क्स ही कंबाइन होकर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बने। इस तरह करीबन 5 से 10 मिनट तक हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और साथ ही साथ ठंडा भी होता रहा। यही वो टाइम था जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होकर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई में तब्दील हुए। इस प्रोसेस को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। फिर अप्रोक्सीमेटली 4 लाख ईयर्स बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ कंबाइन होकर स्टेबल एटॉमिक सिस्टम्स बना सके। कई 100 मिलियन ईयर्स बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गैस, डस्ट और डार्क मैटर इकट्ठा होने लगे और रीजन्स ऑफ हाई डेंसिटी का निर्माण हुआ, जिनसे अल्टीमेटली स्टार्स एंड गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। और इसके भी करीबन 10 बिलियन ईयर्स बाद लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। अब ये तो हो गई यूनिवर्स की पास्ट की बातें, मगर प्रेजेंट का क्या? वेल, आपको बता दूं कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। नाउ यू मे आस्क व्हाई? यूनिवर्स क्यों एक्सपैंड कर रहा है? वेल, द रीजन इज बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी। अब ये डार्क एनर्जी क्या होता है? तो डार्क एनर्जी एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो रिपल्सिव ग्रेविटी जनरेट करता है। यानी कि जिस तरह ग्रेविटी यूनिवर्स को एक्सपैंड होने से रोकता है, डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को बढ़ाता है। अब इससे हमने ये तो जान लिया कि यूनिवर्स ना सिर्फ एक्सपैंड हो रहा है बल्कि एक्सीलरेटेड वे में एक्सपैंड हो रहा है। बट इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ हमें मिलता है हबल्स लॉ से। हबल्स लॉ ये स्टेट करता है कि जो गैलेक्सी हमसे जितनी ज्यादा दूरी पे है वो उतनी ही ज्यादा तेजी से हमसे और दूर जाना चाहेगी। सर एडविन हबल ने उस समय के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप को यूज करके सेफियर्ड वेरिएबल स्टार्स को एग्जामिन किया और उन्होंने रेडशिफ्ट को ऑब्जर्व किया। अब रेडशिफ्ट को समझने से पहले हमें डॉपलर इफेक्ट को समझना होगा। इमेजिन कीजिए कि आप एक हाईवे के किनारे खड़े हैं और एक कार हॉर्न बजाते हुए तेजी से आपके सामने से निकल जाती है, तो आपको कुछ ऐसा सुनाई देगा। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे गाड़ी आपके करीब आती है उसकी लाउडनेस के साथ साथ उसकी श्रिलनेस यानी पिच भी बढ़ती है, और जैसे जैसे गाड़ी आपसे दूर जाती है उसकी पिच कम हो जाती है यानी आवाज डीप सुनाई देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और पिच बढ़ने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ना होता है। सिमिलरली पिच घटने का मतलब फ्रीक्वेंसी का घटना होता है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जैसे जैसे गाड़ी हमसे करीब आती है तब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है और जैसे जैसे गाड़ी हमसे दूर जाती है तब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। इस फेनोमेनन को डॉपलर इफेक्ट इन साउंड कहते हैं। सिमिलरली लाइट के केस में भी ये फेनोमेनन ऑब्जर्व किया जाता है जिसे डॉपलर इफेक्ट इन लाइट कहते हैं। अब क्योंकि हमने डॉपलर इफेक्ट को समझ लिया है तो चलिए वापस चलते हैं एडविन हबल की ऑब्जर्वेशन की ओर।
आप कलर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट के बारे में तो जानते ही होंगे। इस स्पेक्ट्रम का रेड एंड लो फ्रीक्वेंसी के लाइट वेव्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वायलेट या प्रैक्टिकली कहे तो ब्लू एंड हाई फ्रीक्वेंसी के लाइट वेव्स को रिप्रेजेंट करता है। अब 1 मिनट के लिए लेट्स एज्यूम कि गैलेक्सीज हमसे दूर जाने की जगह हमारे पास आ रही है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग लाइट वेव्स के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज होना चाहिए, यानी हमें ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व होना चाहिए था, मगर होता इसका उल्टा है। जी हाँ, हबल ने रेड शिफ्ट ऑब्जर्व किया था। इसका साफ मतलब है कि लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यानी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। Thus, the universe is expanding. इसके अलावा कॉस्मोलॉजिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि यूनिवर्स लगभग 70 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक की स्पीड से एक्सपैंड कर रहा है। चलिए अब जल्दी से यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में भी बात कर लेते हैं। सवाल यह है कि क्या यूनिवर्स इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही एक्सपैंड करता रहेगा, या फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है? वेल, इसके 3 मेन पॉसिबिलिटीज हैं। पहला है बिग फ्रीज या हीट डेथ। नाम से ही पता चलता है कि इसमें यूनिवर्स की फ्रीजिंग की बात की गई है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स इनडेफिनेटली एक्सपैंड करता रहेगा, यानी यूनिवर्स का एक्सपेंशन अनंत काल तक चलता रहेगा। इसके बाद एक टाइम ऐसा भी आएगा कि यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो चुका होगा कि उसका टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच करेगा। इस समय स्टार्स का भी फ्यूल खत्म हो जाएगा और वह व्हाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि हमारे यूनिवर्स में कोई सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट बचेगा ही नहीं, इसलिए वह एक कोल्ड एंड डार्क प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगा जहां सिर्फ ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करेंगे। जो सेकंड पॉसिबिलिटी है उसका नाम है बिग रिप। इस थ्योरी के हिसाब से डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगी कि हमारा यूनिवर्स एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड होने लगेगा। ये एक्सपेंशन इतना अनकंट्रोलेबल होगा कि हमारा यूनिवर्स डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। सिर्फ स्टार्स एंड गैलेक्सीज नहीं, बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और यहां तक कि स्पेस टाइम भी डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। अब आते हैं हमारे आखिरी पॉसिबिलिटी यानी बिग क्रंच पे। बिग क्रंच को आप रिवर्स ऑफ बिग बैंग भी कह सकते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से एक टाइम आएगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स डार्क एनर्जी से भी ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा और यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। यूनिवर्स का टेम्परेचर और डेंसिटी बढ़ने लगेगा और अल्टीमेटली वो एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में समा जाएगा। अब क्योंकि हमारा यूनिवर्स फिर से एक पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी एंड टेम्परेचर में कन्वर्ट हो चुका है, therefore there will be another big bang। और फिर से हमारे यूनिवर्स का जन्म होगा। और इस थ्योरी के अनुसार ये प्रोसेस साइक्लिक है और इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा। इन तीनों थ्योरीज में से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड बिग फ्रीज थ्योरी है, मगर यह भी सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। इसी के साथ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हमारा डिस्कशन खत्म हुआ। क्या सोचते हैं आप यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं।